रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम। आईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान हमारे देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र से है। उनका नाम है न्योन्योक। मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश से है, पर आज के तारीख में वो शिलोंग यानी कि मेघालय में सेंट एडमंड्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। स्वागत है न्योन्योक, वेलकम। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बचपन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बीता, आपके पेरेंट्स वहां से हैं और आप जन्म से दृष्टिबाधित है, तो आपके बचपन के यादें क्या हैं? सर, अरुणाचल में बचपन एक बहुत ही अलग ही ढंग का बचपन बीता है। इन ऑर्डर टू से सो, बिकॉज पहली बात, मेरी पूरे लोकेलिटी में कोई मेरे जैसा दृष्टिबाधित रहा नहीं। काफी लंबे अरसे तक कोई था ही नहीं, अभी भी कोई नहीं है। जहां मैं था वहां पे मतलब और लोगों के लिए दिव्यांगता या यूं कहें विकलांगता एक ऐसी चीज श्राप मानी जाती थी। मतलब चीजें बहुत ही है ना स्टीरियोटिपिकल आप कह सकते हो, तो वैसे रही है। और उस बीच में आपको बड़ा होना है बहुत बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मेरा इस दुनिया में आना हुआ। सबों के मन में कई प्रश्न थे कि क्या करेगा, क्या नहीं, कैसे, और बहुत सी चीजें। और कई तो उस हद तक भी पहुंच गए कि परिवार को कोसने लगे, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, तो बचपन भले ही अरुणाचल में इतनी कुछ बीती नहीं, बट बीती जरूर है, और जितनी बीती है अपने आप में वो जो है। पर क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपना स्कूलिंग के लिए 2007 जब मैं महज 3 वर्ष का ही था, मैं गुवाहाटी आ गया अपनी स्कूलिंग के लिए। तो हाँ, अरुणाचल में अपना ज्यादा बीता नहीं है, पर जितना बीता है। तो आपको स्कूल बेचना है और कहाँ बेचना है, ये सब जानकारी आपके पेरेंट्स को कहाँ से मिला? मेरी मम्मी की एक दीदी थी, तो उन्होंने एक कैथलिक कांग्रीगेशन ज्वाइन करा है, सो अर्सलाइन फ्रांसिस्कन एक कांग्रीगेशन ज्वाइन करा उन्होंने। तो वहां से उनका कांटेक्ट एक फादर से हुआ जो कि एमएसएफएस के एक फादर थे। सो उस सिलसिले में क्या हुआ कि उस दौरान वो फादर फिर हमारे घर आए, विजिट के लिए, हाउस ब्लेसिंग के लिए भी आते रहते हैं। तो वो ना, तो वैसे जैसे वो आए उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, तो मम्मी पापा से बात की। पहले तो मम्मी पापा को थोड़ा बहुत महज झिझक था कि इतना दूर भेजना वगैरह वगैरह, बट आखिरकार मान गए। और फादर के बदौलत मैं गुवाहाटी पहुंच गया। फिर वहां से मैंने सतगांव नारंगी में एक दृष्टिबाधित के लिए स्कूल है, ज्योति निकेतन नाम से। तो वो वेनेरेनी सिस्टर्स चलाता है। तो उसी विद्यालय में मेरा ना बचपन के जो प्राइमरी स्कूल हो गया, वहां पे बीता है। और उसके बाद आपका सफर आपको कहाँ ले गए? 6ठी से 12वीं तक 6 to 12 मैंने मोनफोर्ड स्कूल गुवाहाटी से करा, जो 10 माइल में स्थित है, जीएस रोड के हाईवे के करीब। और वो फिर काफी एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, बिकॉज दैट वाज टोटली एन इंक्लूसिव स्कूल। और वहाँ पे इंक्लूसिव से हर वर्ग के बच्चे थे, चाहे आप दिव्यांग के मार्क्स से गिन लो या फिर आप है ना आर्थिक रूप की रूपरेखा से गिन लो, अब कहीं से भी। सो देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, एनकम्पासिंग अराउंड 3000 ऑफ देम। काफी ठीक ठाक तरीके से मैंने कोप अप करा। और मैट्रिकुलेशंस में आई स्कोर अराउंड 94%, और 12वीं में मैंने 88.68% स्कोर करा। जब आप ज्योति निकेतन से मॉन्टफोर्ड स्कूल में आए, आपका जो स्टैंडर्ड्स, मापदंड जिस हिसाब से आपको जीना था वो बदल गया, और
levels increased and you were nervous to begin with. बट ये जो आपका जो प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, तो स्कूल से क्या सपोर्ट मिला एज अ ब्लाइंड स्टूडेंट? काफी सपोर्ट मिले। अगर मैं कहूँ तो फॉर एग्जांपल वी वर गिवन एक्स्ट्रा क्लासेस जो सिर्फ हमारे लिए है ना, जहाँ पे नोट्स हम नहीं, अच्छा मतलब हमें जो नोट्स हमें क्लास में नहीं मिलता वो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दिया जाता था। एंड देयर वर सो मेनी मटेरियल्स अवेलेबल। हमें जिनको मैथ्स लेना हो उनके लिए जियोमेट्रीज भी सारी चीजें अवेलेबल थी। एंड या फिर वी वर आल्सो यू नो असिस्टेड विद डेजी प्लेयर जो उस समय में काफी चलन में था। तो हमने यही सब माध्यम और यू नो असिस्टेंट्स की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी करी। सो या स्कूल तो डेफिनेटली वाज प्रीटी सपोर्टिव। उसके बाद आपने कॉलेज के लिए आप शिलोंग आए, सेंट एडमंड्स कॉलेज। तो यहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं? आई स्टार्टेड माय कॉलेज इन 2023 आफ्टर अ ड्रॉप, या जिसकी अपनी अलग कहानी रही है। बट या आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर इंग्लिश ये राइट नाउ। ड्रॉप ईयर का कहानी पैंडेमिक से जुड़ा हुआ है या कोई और पर्सनल रीजंस हैं? When I got my drop is when I also got into the Indian international team of blind football. तो ये आप आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप इसे है ना क्या नाम देना चाहोगे कि was that a destined reason or some personal reason, पता नहीं, but it was all for good I'd say, क्योंकि तो उसके बाद मुझे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल की टीम है मुझे उसमें जगह मिली। ये ब्लाइंड फुटबॉल जो है, जाहिर है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फुटबॉल इज वेरी पॉपुलर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. So how did you get introduced? Because blind football is relatively new in India, काफी नया है इंडिया में. तो आपको इसमें कैसे इसके बारे में जानकारी हुआ? How did you get involved and how did you get, what was your route to the Indian team? बचपन से ही मुझे खेल कूद में काफी रुचि थी। आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स फॉर यू नो आई मीन आई हैड अ लाइकिंग फॉर स्पोर्ट्स, इनफैक्ट पैशन फॉर स्पोर्ट्स। सो मैंने काफी क्रिकेट खेली है बट कभी ऐसे यू नो टूर्नामेंट्स में नहीं खेला, बट आई डेफिनेटली लव टू बी पार्ट। बट उसके अलावा हाँ, ब्लाइंड फुटबॉल का क्या सीन है, बचपन से ही आई वॉज अ फ्रीक, आपने ना पागल कह लो, मैं फुटबॉल खेलता था। और क्योंकि मैं बचपन में भाई लोग के साथ खेलता था, मैं क्या करता था, बॉल में प्लास्टिक बांध के ताकि आवाज करे, है ना, है ना, तो मैं वैसे करके अपने भाई के साथ खेलता था। मुझे कभी पता नहीं चला कि ब्लाइंड फुटबॉल करके कुछ होता भी है। जब मैं क्लास 7 में था, दैट वाज इन मोलफोर्ड स्कूल, तो हमारे वहाँ पे एक कैंप आया कि है ना नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, तो अगर असम से कोई टीम पार्टिसिपेट करना चाहेगा, नॉर्थ ईस्ट से कोई टीम पार्टिसिपेट करना चाहेगा। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 7, दैट वाज द फर्स्ट ईयर इन 2016, आई वाज महज 13 साल था मैं। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट से एक टीम बनी, हमने न्यूबीज यूनाइटेड टीम का नाम रखा था। एंड यू नो विद इमेंस होमेज प्रेस्टीज आप कह लो, आई वुड लाइक टू से मैं उस साल में कप्तानी भी करी थी मैंने अपनी टीम को, और हमारी टीम पूरी तरह से नया था, मैं 13 साल का था, बट इसके बावजूद मैंने कप्तानी करी थी। एंड उस समय श्रेया शरण वाज द एम्बेसडर ऑफ ब्लाइंड फुटबॉल, शिवाजी द बोस की जो लीड रोल है आप कह लो, तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। वी हैड पिक्चर्स आउट एंड दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्टेड फॉर ब्लाइंड फुटबॉल। फिर मैंने 6 साल तक काफी जगह खेली, बट फॉर सम ऑफ द अदर रीजन, कभी मेरे एज की वजह से, कभी मेरे फिटनेस की वजह से, आई वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इट। खेलते 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 2023 आया, 2022 आया, माफ कीजिएगा। एंड फिर हमारा एक कैंप भी था फॉर एशियन पैसिफिक टूर्नामेंट जो कि थाईलैंड में होना था। तो एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड, और फिर मेरी अंतर्राष्ट्रीय जो सफर है फुटबॉल टीम के लिए वो शुरू हुई। सुना है कि 2000 जो अगला ओलंपिक्स होगा मेरे ख्याल से 2028 में, वो शायद लॉस एंजलिस में होगा, और वहां पर शायद ब्लाइंड फुटबॉल पैरा गेम से होने का पॉसिबिलिटीज है। इसके बारे में आपने कुछ सुना है? बिल्कुल सुना है सर, पर हमारा भारत फिलहाल 14वें रैंक पे है। जी. सो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दैट, हमें ऊपरी के 8 पैर में खत्म करना पड़ेगा। We'll have to finish that. So then is when we'll be participating there. So हाँ,
कई टूर्नामेंट्स आ रहा है, ओपन ग्रैंड आ रहा है, एंड देयर आर कपल ऑफ देम। सो पार्टिसिपेट करके मैं भी, अगर हम तब तक खुदा की मेहरबानी से अगर कुछ कर पाए, तो बेशक 2028 पैरा ओलंपिक्स गेम वुड बी समथिंग आई एम रूटिंग। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance in living life with blindness, please share the iWay National Helpline number 8800004334. The number is 8800004334. आप संगीत के भी शौक रखते हैं, सुना है कि आप गाते हैं, आप बजाते हैं म्यूजिक। So what is your how did you get involved with music, and tell us a little bit about your journey as a musician? सर इसकी भी काफी दिलचस्प कहानी रही है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं गा सकता हूँ। जी। जब जब मैं 3 साल का था, तो हमारा जो एक सुपीरियर था ज्योति निकेतन में, उनका जन्म तिथि आ रहा था। जी। तो basically what happened was, one of the teachers there asked that I should be singing a song, and I never knew if I could be even performing or if I could even sing. Then she, said that I think you should be doing it, and she gave me the song टूटा टूटा एक परिंदा, जो काफी मुश्किल है गाना, कैलाश खेर जी का गाया हुआ गीत है। जी। और मैं 2007 में, मैं 3 वर्षीय छोटा सा बालक, मैं उस गाने को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो टूटा टूटा एक परिंदा, एंड मैंने वो गाया, सबको पसंद आया। तब मुझे भी स्वयं को पता चला कि मैं गा सकता हूँ। फिर मेरे गाने में रुचि बढ़ती गई। तो उसके बाद मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, काफी जीते काफी हारे, जैसे जिंदगी चलती है। बट फिर हाँ जी, पर वो रुका वहां नहीं। फिर वहां से वो बस जो इंटरेस्ट था, जो पैशन था, वो बस बढ़ता ही चला गया। फिर मुझे कीबोर्ड सीखने का शौक था, तो मैंने कीबोर्ड से शुरू करा। फिर कीबोर्ड अभी काफी अच्छा खासा बजा लेता हूँ, पर मन माना नहीं वहां पे भी। तो मैंने ड्रम्स सीखी, फिर यूकुलेले, उसके बाद गिटार, उसके बाद जित परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स काफी सारे सीखे मैंने। ढोलक हो गया, धुमरे हो गया, ढोल हो गया, काफी सारे। उसके बाद बस बढ़ता ही चला गया पैशन, एंड आज तक बढ़ ही रहा है। तो वैसे करते करते, जब 3 साल की उम्र में आपने टूटे टूटे परिंदे गाना गाया अपने स्कूल में, तब आपको एहसास हुआ कि आप गा सकते हैं। क्या आपको इस गाने का कुछ ट्यून्स और लिरिक्स याद है? वो गाना क्योंकि मेरा एक कॉर्नरस्टोन सा रहा है मेरे, है ना, संगीत की जो सफर रही है, तो मुझे डेफिनेटली वो गाना आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। एंड दैट्स अ ग्रेट सॉन्ग इन इटसेल्फ एज वेल। तो या कैन यू सिंग अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम दैट सॉन्ग? मैं कोशिश करता हूँ सर। उस समय जितनी प्यारी आवाज शायद ना हो, बट अभी भी जैसे तैसे गा ही लेता हूँ, तो आई कैन गिव इट अ शॉट। मैं कुछ मेरी फेवरेट लाइंस गाना चाहूंगा, जो आर ऑल्सो सर्विंग द पर्पस ऑफ मोटिवेशन टू मी। सो जी जी। हाँ जी। खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने पर ही तो, हो, खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। डर को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने कहा कि संगीत में जैसे जैसे आपका सफर बढ़ता गया, यू ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन रैप म्यूजिक। तो ये रैप म्यूजिक का आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ, और क्या रैप में भी आप अपना खुद का कुछ कॉम्पोजिशंस है, या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाने गाते हैं? आ, सर, सबसे पहली बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा, तो जैसे मेरा संगीत चलता गया, मैंने बोला आपको कि मेरा जुनून काफी हद तक बढ़ता ही चला गया, बस बढ़ता ही चला गया। तो उसी दौरान है ना,
मैंने रैप करने से पहले मैंने अपने खुद के गाने कंपोज करे थे। खुद के गाने मैंने लिरिक्स लिखे, गाने कंपोज करे, है ना। तो वो चीजें इट्स लाइक द स्टेप टू वेयर माय रैप स्टार्टेड। पहले मैं खुद के गाने लिखने लगा एंड देन मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब गानों में मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। आई wasn't able to really showcase on myself, maybe voice myself out properly। तो मुझे लगा इसका कोई दूसरा और साधन नहीं है क्या। तो उसी में मैं ना निकल पड़ा, गाने वाने लिखता था। पर फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने कोई लाइन लिखा, मुझे बहुत एग्रेशन के साथ डिलीवर करना है, पर वो नहीं हो सकता क्योंकि गाने में आपको मेलोडी रखना पड़ता है। तो उस चक्कर में है ना, हाँ लाइक कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव होता तो उसी में मैं एमटीवी वगैरह काफी सुनता था। सो या लकीली मुझे there's a rapper called Raftar, who's actually Devdas Devdas and Dylan Nair. He's a South artist, but he's known by his stage name Raftar. And जी उसका एक गाना आया था स्वैग मेरा। That actually took me by surprise. Like अचंभे में डाल दिया। I'm like ये कैसा कर रहा है बंदा, मतलब so he spits around maybe 300 वर्ड्स के आसपास एक मिनट में। So I was like, 300 come on, 300 this is some... 300 words in 1 हाँ minute. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Oh, that's incredible. वो हाँ तो वो तो बस महज शुरुआत रही है सर। अभी के करंट रैपर्स 510 वर्ड्स इन अ मिनट स्पिट कर रहे हैं जी, अभी, हाईएस्ट रिकॉर्ड। आपका सो रिकॉर्ड क्या है? मैंने 478 वर्ड्स तक स्पिट करा है जी इन अ मिनट। सो आई वाज लाइक ये फॉर्म बढ़िया है, मतलब बहुत रो है ना। आप इसमें सुर चाहो डाल सकते हो, इग्रेशन चिल्लाना चाहो डाल सकते हो, आपको थोड़ा रोना करना है, डाल सकते हो आप। मतलब एक ऐसा, मुझे ये कह लो कि बहुत एक मतलब खुला छूट वाला जॉनरा मिल गया म्यूजिक का। रैप का भी कुछ नमूना आप पेश करेंगे? मैं मेरी आपको कहानी संक्षिप्त में सुनाता हूँ आज, है ना, हाँ रैप में। ठीक, ओके। ये When I was in class 3 तब से ही रैपिंग का शौक था। Everybody objected, what the hell you're doing, ये क्या भौंक रहा। पर सुनी ना मैंने लोगों की बातें, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और आज यहाँ इस चैलेंज में अपनी कहानी संक्षिप्त में सुनाता हूँ। सुनो, करा मैंने रैप शुरू फ्रॉम साइड व्हेन आई हर्ड रफ्ता का स्वैग मेरा देसी ए। मना मैंने रैप गुरु उसे cause he's real and I feel back in the देसी है। पर मेरा इलाका तो अलग ही समय में भूतकाल में जी रहा था। बोले अनाप शनाप बकना छोड़, तू अंधा है, ऐसी बहुत सी तने मार रहा था। पर मैंने कभी रुका नहीं, झुका नहीं, ताने वाला को ठोका पर खुद कभी ठुका नहीं। बचपन में मिर्ची को बिठाई, बोल के मुझे जिसने खिलाया कभी उससे भी रूठा नहीं। क्योंकि मैं आगे बढ़ता चला गया सारी मुसीबतों को करके पार। अकेला नहीं, साथ थे दीदी और भाई। अकेला था ऐसा झूठ बोलूं मैं झूठा नहीं, दिल मेरा साफ सुनता मैं डिवाइन को। कृष्णा डीनो जेम्स ब्रदर भी वाइन, इन सबको सुन लो इंक्लूडिंग रफ्तार। घर में लेके कर लो पास ऑन द टाइम। अब तो सिर्फ 20 का हो, इट्स नॉट इवन द टाइम टू टेस्ट वाइन को। बाकी स्ट्रगल की बातें बाद में, पहले आने दो अपना टाइम को। सो Wow. Incredible, incredible. So this was how many minutes and how many words in a minute here? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई एम स्पीडिंग अराउंड 302 वर्ड्स। Okay, incredible. I think this was fantastic. आपने अपना का, so I'm sure you've actually composed this beforehand, right? जी जी, ये मैंने करा हुआ था पहले से। लाइक आई डिड इट फॉर एक चैलेंज आया था, 1 मिनट रैप चैलेंज का। जी तो मैंने उसमें हिस्सा लिया था, तो आई डिड इट देयर। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. आपने जब कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपने किसी टैलेंट शो में गए थे और वहां पर आपने किसी को बीट बॉक्सिंग करते हुए देखा। तो बीट बॉक्सिंग सुनने में तो मजा आता है, इट लुक्स लाइक फुल ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग फ्रॉम अ माउथ, बट उसको सीखना और उसका परफॉर्मेंस बनाना टू माय माइंड इज नॉट वेरी इजी, बहुत आसान नहीं है। तो जब आप उस टैलेंट शो में उस व्यक्ति को बीट बॉक्सिंग करते हुए देखा, तो आप उसको सीखा कैसे? जैसे ही मुझे फोन मिला, मुझे पहला फोन जब मैं क्लास 7 में था तब मिला था, 2017 के आसपास। जी मैंने सबसे पहले चीज वही देखी कि बीट बॉक्सिंग है क्या। जी फिर मुझे पता चला कि
यू नो, और वो आर्ट फॉर्म बहुत नया है, इट्स वेरी न्यू टू इंडिया, वेरी न्यू टू द वर्ल्ड एक्चुअली। 2000, इट्स अ 20s प्रोडक्ट। तो आई वाज लाइक ओके, इट्स क्रेजी। तो मैंने धीरे धीरे कैसे होता है, तो मैंने ब्रेक डाउन करके मैंने साउंड के ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे। एंड आपको मैं बताता हूँ, बीट बॉक्स के अराउंड 500 प्लस साउंड्स हैं। और जी आप सोचो, एक छोटा सा मुंह हमारा, जी और उसमें हम इतने सारे साउंड्स फिट कर पा रहे हैं। मैं बीट बॉक्सिंग मैंने शुरू करा, मैंने सुना 2014 को, चालू करा 2018 को। अब मुझे तकरीबन 7 साल हो गए, तो है ना, वैसे बजा लेता। न्योनक, आप साउंड में भी काफी काम किया है, यू डू अ लॉट ऑफ ऑडियो प्रोडक्शंस। पहले मैंने फोन में शुरू करा, वो लोग को वॉइस ओवर, आप सिंग प्ले और डॉल्बी ऑन, जितने भी ऐप्स हैं, इन सब का दिक्कत ये था कि वो लोग एक मल्टी ट्रैक एडिटर नहीं था। एंड ऑल्सो यू नो, वो लोग डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करता है ना। डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग मतलब आपने कुछ कर दिया तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते, जी तो उस तरह की एडिटिंग करता है। तो मुझे लगा ना यार, ये तो मुझे लिबर्टी नहीं देती, डजंट गिव मी द फ्रीडम टू लेवरेज माय ओन टेक्स, माय बेस्ट टेक्स टू बी रिकॉर्डेड। सो जी तो मैंने सोचा क्या करा जाए, एंड देन आई लुक्ड आउट ऑन इंटरनेट। तो मुझे 4 मेन डॉस मिले जो चलते हैं। विंडोज पे सैम्पलीट्यूड एक्सेस चलता है और रीपर चलता है। अभी हाल ही में ईबिल्टन ने भी अपना एक्सेसिबिलिटी वाला है ना एड ऑन्स और वो अनाउंस करा है, तो ईबिल्टन भी अभी एक्सेसिबल है। उसके अलावा मैक में प्रो टूल्स और लॉजिक प्रो मेनली चलता है एक्सेसिबल जो है जी ना। तो तब दैट्स वेयर आई गॉट टू नो अबाउट ऑल द डॉस। फिर मैंने कुछ डॉ कंपैरिजंस वीडियोस ढूंढा, मैंने थैंकफुली कुछ एक्सेसिबल वाले भी मिले। तो उसके बाद आई स्टार्टेड माय प्रोडक्शन जर्नी। मैंने ऑनलाइन जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे सबको ढूंढा, एक्सेसिबिलिटी एप्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करा, कुछ पढ़ा, कुछ लाइक मैनुअली कर्व आउट करा, क्योंकि उस समय पे एआई भी नहीं था कि ग्राफिक्स को एक्सप्लेन कर पाया, ऐसा नहीं था। तो 2019 की बात है, जी 19-20 की जी बात है। जी तो उस समय मैंने प्रोडक्शन मैं कदम रखा था। एंड तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि हाँ, मैं रिपर पे ही सेटल करता हूँ। वेल मेरे लिए काफी प्रेफरेबल भी था, एंड बहुत सारे रीजंस है व्हाई आई प्रेफर रिपर ओवर अदर्स। बट तब फिर मैंने रिपर पे सीखा। मैंने 3 साल लगातार सीखा, बट अगेन कोई रेप्यूटेड टीचिंग तो नहीं है, बट हाँ जितना सीखा एंड एक्सपीरियंसेस अपना, क्योंकि ऑलरेडी म्यूजिक बैकग्राउंड था, इयर्स वर ट्रेन्ड इनफ टू लिसन टू ऑडियो क्यूज एंड माइनर डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग। सो तो उसके बाद मैंने शुरू करा व्हेन आई सॉ आई एम रेडी। 2022 के आसपास मैंने प्रोडक्शन में फ्रीलांसिंग में शुरू करा, एंड टिल डेट आई हैव डन a couple of projects। जैसे कि मैंने कुछ आर्टिस्ट्स के गाने करे ओरिजिनल्स। मैंने एक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और NIEPVD के साथ मिलके आई हैव डन देयर वर्क रिगार्डिंग बुक्स, है ना, ऑडियो विजुअल्स का काम है। जी एंड आई हैव आल्सो डन साउंड डिजाइनिंग फॉर एक वेब सीरीज आया था, हमने पाकिस्तान के कुछ आर्टिस्ट के साथ मिलके कोलैबोरेशन में बनाया हुआ था। इट वाज नेम्ड एज अबिस ऑफ इविल। इट वाज अ साइंस फिक्शन सीरीज। तो मैंने उसमें एज अ वॉइस आर्टिस्ट एंड एज अ साउंड डिजाइनर भी काम किया था। तो हाँ जी, फिलहाल तो यही है, बट नाउ आई एम प्लानिंग, क्योंकि अब इतना ठीक ठाक थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान मिल गया है, तो आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माय कोर्सेस रिगार्डिंग ऑल दिस। तो हाँ जी, दैट्स वेयर माय ऑडियो प्रोडक्शन स्टेम्ड फ्रॉम। अभी तो आप शिलोंग में बेस्ड हैं। फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आप किसी मेट्रोपोलिस जैसे मुंबई हो या दिल्ली हो में रीलोकेट करने का आपका प्लान है, या आप समझते हैं कि शिलोंग या नॉर्थ ईस्ट में किसी भी गुवाहाटी ऐसे जगहों पर भी आप अपना बिजनेस चला सकते हैं? तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे अभी तक के जितने भी क्लाइंट्स मुझे मिले हैं ज्यादातर ऑनलाइन है। एंड मैं आई डोंट रियली फील अ नीड टू रीलोकेट अनलेस कोई मुझे हायर नहीं कर रहा है ना, जी या फिर मे बी इफ एनीवन हायर्स मी देन आई एम विलिंग टू रीलोकेट ऑन द नोट दैट वो मुझे हायर कर रहा है, ना कि मैं खुद। लाइक
सो मेरी इंडिपेंडेंट थिंकिंग फिलहाल वो नहीं है कि आई रिलोकेट माई सेल्फ. आई गेस प्रीटी डिसेंट हियर है ना. योनक, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. आपका जो जिंदगी भी काफी मजेदार रहा है. इट इज प्रीटी यूनिक. कंटिन्यू बीइंग यूनिक, कंटिन्यू थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एंड यू कुड बी अ ट्रेल ब्लेजर. बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए, एंड विश यू द वेरी बेस्ट. बहुत शुक्रिया सर. आई वे, ये है रोशनी का कारवां. This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां.